हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। हमें खत्म कर दो, हमें नहीं चाहिए, आटा नहीं चाहिए, हमें खत्म कर दो। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations. साल था 2016। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रचार का दौर चल रहा था। अचानक ट्रंप ने पाकिस्तान को लेकर एक बयान दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका को झूठ और धोखे के सिवा कुछ नहीं दिया। उल्टा पिछले 15 सालों में 33 अरब डॉलर की सहायता देने के बदले में पाकिस्तान ने आतंकवादियों को पनाह देने का काम किया है। इसके बाद जैसे ही ट्रंप सत्ता में आए तो आते ही पाकिस्तान को दी जाने वाली 255 मिलियन डॉलर की फंडिंग को रोक दिया गया था। नमस्कार, रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। अमेरिकी भीख पर निर्भर रहने वाले पाकिस्तान में आज आटे को लेकर जंग मची हुई है। इस बात को लेकर न केवल पाकिस्तान के विश्लेषक बल्कि अब तो खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मानने लगे हैं कि उनके एक हाथ में परमाणु बम है तो दूसरे हाथ में भीख का कटोरा। आप कहते तो नहीं, लेकिन दिल के अंदर तो आप समझते होंगे ये पैसे मांगने आ गए हैं। तो मैंने कहा कि ये पाकिस्तान एक मिसाल इसकी ये है कि एक हाथ में हमारे एक न्यूक्लियर ताकत है और दूसरे हाथ में कशकोल। हालांकि थोड़े समय पहले पाकिस्तान के तहरीक लब्बैक के मौलाना ने पाकिस्तान को एक सलाह दी थी कि उधार लेकर कह दो कि ब्याज इस्लाम में जायज़ नहीं है और मूल हम जब देंगे जब हमारे पास होगा, अगर कोई फिर भी ना माने तो उसे जंग के लिए ललकार दो। कर्जे उतारने का साढ़े को नुस्खा मैं आज दे रहा मुफ्त, मुफ्त नुस्खा है। पूरी दुनिया ਨੂੰ कहो भाई सूद चूंकि साढ़े इस्लाम में जायज कोई नहीं ते सूद असी कोई नहीं देना, निकलो सूद असी कोई ना नहीं देना, चलो उन्हें असल पैसे देंगे लेकिन उस वेले देंगे जिस दिन होंगे, जो तड़ी दिखान तो उन्हें आओ भाई। यानी पाकिस्तान के एक तरफ आज भारी भरकम कर्जों की देनदारी है तो दूसरी तरफ राजनीतिक संकट है। एक और तहरीक तालिबान खड़ा है तो एक और आगे देश चलाने के लिए फूटी कोड़ी उनकी जेब में नहीं है। लेकिन इन तमाम हालात के बीच पाकिस्तानी आवाम भारत से मदद मांगने की बात तो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि कई रोज पहले शहबाज ने अरब के अल जजीरा चैनल के सामने भारत से दोस्ती की बात कही तो थी, लेकिन जल्द ही उससे मुकर भी गए। इंडिया जो है 74 कंट्रीज को जो है वीट दे सकता है, तो अगर हमारे और इंडिया के हालात अच्छे होते तो आज हम इंडिया से गंदम ले सकते थे और अपनी आवाम को आटा दे सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे। अगर इंडिया से हम फल सब्जियां, वहाँ के टमाटरों की कितनी अच्छी सब्जियां वहाँ पर कितनी अच्छी बनती है, सब कुछ हो सकता था। पर यही हो गया कि भाई हमारी जंगे हैं, हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान को, पर हमारे अंदर जज्बा है, ठीक है, वो जज्बा जो उनसे जज्बे का हमने क्या करना है जब हम भूख से मर रहे हैं, इधर वहाँ हमारी भूख से मर रही। आखिर मुकरने का कारण क्या रहा? शहबाज शरीफ भारत से क्यों बात करना नहीं चाहते? क्या ये नफरत है या राजनीतिक मजबूरी? अगर ध्यान से देखा जाए तो इसके पीछे एक डरावनी कहानी भी है या कोई एक डरावना इतिहास भी खड़ा है, क्योंकि बंटवारे से लेकर अभी तक जो भी पाकिस्तान का प्रधानमंत्री या सेना अध्यक्ष भारत की ओर दोस्ती का हाथ लेकर बढ़ा, या तो उसकी सत्ता गई या फिर उसकी जान। शायद यही डर शहबाज के अंदर समाया हुआ है। अगर आज इतिहास को साल दर साल देखे तो 1947 में बंटवारे के बाद वर्ष 1958 तक भारत को जहां एक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू संभाल रहे थे, तो वहां पड़ोसी पाकिस्तान में 7-8 प्रधानमंत्री बदल चुके थे। अचानक राष्ट्रपति के आदेश पर लोकतंत्र भंग करके जनरल अयूब खां कुर्सी पर बैठ गया। अमेरिका से दोस्ती की पींगे बढ़ती गई। पींगे भी इतनी कि जब अयूब खान अमेरिका पहुंचा तो उस पर सड़कों पर फूल बरसाए गए। अमेरिका से दोस्ती, समझौते के बल पर मिले पेटेंट टैंक वापिस आकर अयूब खान ने 1965 में भारत पर जंग थोप दी। भारत की सेना जब लाहौर में घुस गई, पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा तो अयूब खान समझौते और दोस्ती का राग अलापने लगा। दूसरा, इस जंग में बुरी तरह से हारे अयूब खान को यह भी पता चल गया कि अमेरिका डबल गेम खेल रहा है और भारत से दुश्मनी रखकर पाकिस्तान को आगे नहीं ले जाया जा सकता। इस कारण उधर 1966 में ताशकंद में समझौता हुआ और इधर आवाम में उनके खिलाफ एक मुहिम चला दी गई। नतीजा, पहले उनकी वर्दी उतरी, फिर अयूब खान को पद से हटा दिया गया।
पद पर आसीन होने वाले अगले सैनिक तानाशाह आए जनरल याहिया खां, जो बखूबी समझ चुके थे कि अवामी मुल्लाओं के बगैर शासन करना मुश्किल है। इस कारण याहिया खां भारत के कड़े विरोध में रहा। वो भारत को दिन में 50 गाली देता, तभी उसकी रोटी हजम होती। पाकिस्तान की जनता भी खुश होती और मजहबी मुल्ला भी। याहिया खान की इसी नफरती सनक का नतीजा हुआ भारत के साथ 1971 की जंग, जिसमें पाकिस्तान 2 हिस्सों में भारत ने तोड़ दिया, यानी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बांग्लादेश के रूप में एक नया देश बनकर उभरा। जंग की हार के बाद शिमला समझौता हुआ। याहिया खां को भी पता चल गया था कि भारत से दुश्मनी रखने में कोई लाभ नहीं है। जैसे ही उसने भारत के साथ दोस्ती की बात की, याहिया खां का भी वही अंजाम हुआ जो पूर्व में अयूब खान का हो चुका था। खैर, 1 दशक से ज्यादा समय तानाशाही में गुजार चुके पाकिस्तान के लोकतंत्र को घुटन से थोड़ी राहत मिली और साल 1973 में जुल्फिकार अली भुट्टो को 13 दिन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहने वाले नरुल अमीन के बाद पाकिस्तान का 9वां प्रधानमंत्री बनाया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो समझ जाता है कि भारत से दुश्मनी रखकर अब कोई फायदा नहीं है। इस कारण एक बार फिर भारत से संबंधों की बात ठीक होने लगती है। शांति के दरवाजे खुलते हैं। दोस्ती की पींगे आगे बढ़ी रही थी कि अचानक सेना अध्यक्ष जियाउल हक ने आकर सारी आशाओं पर पानी फेर दिया। भुट्टो को भी भारत से दोस्ती का ख्वाब बहुत महंगा पड़ा। भुट्टो को फांसी दे दी गई और पाकिस्तान का लोकतंत्र फिर तानाशाही के अंधेरे में चला गया। जियाउल हक ने भी आने के साथ भारत से जमकर दुश्मनी निभाई। हर एक मुद्दे पर भारत को जमकर कोसने का काम किया, यहाँ तक कि उस दौरान भारत और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी हो गई थी। एक अगली जंग का माहौल बन गया था। भारतीय सेना ने सियाचिन पहुंचकर मोर्चा संभाल लिया था। ये साल था 1988, महीना था अप्रैल का। जंग के इस माहौल में अचानक पाकिस्तान के अंदर गोला बारूद के एक डिपो में आग लग गई। पाकिस्तान के डिपो से पाकिस्तान के ही अंदर गोले और मिसाइल बरस पड़े। 93 से अधिक लोग मारे गए और 1100 के करीब लोग घायल हो गए। जियाउल हक इस घटना से घुटनों पर आ गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के सामने न केवल दोस्ती का हाथ बढ़ाया, बल्कि जियाउल हक क्रिकेट का मैच देखने के बहाने भारत भी पहुंच गया। एक बार फिर दोस्ती की बात होने लगी, समझौते होने लगे, किंतु पाकिस्तान के अंदर फिर वही हुआ जो होता आया था। 17 अगस्त 1988 पाकिस्तान का बहावलपुर एयरबेस दोपहर के कोई 3:46 पर अमेरिका में बने हरक्यूलिस C-130 विमान ने टेक ऑफ के लिए रनवे पर दौड़ना शुरू किया। इस विमान में अमेरिका के राजदूत आर्नल्ड रफेल, पाकिस्तान में अमेरिकी एडमिशन के प्रमुख जनरल हर्बर्ट वासम और पाकिस्तानी सेना के दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जियाउल हक भी मौजूद था। अगले 4 से 5 मिनट के अंदर विमान में रखी आम के पेटी के अंदर विस्फोट हुआ और एक साथ सबका काम तमाम हो गया। जियाउल हक की मौत के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में लोकतंत्र की बहाली हुई और अगली प्रधानमंत्री बनती है बेनजीर भुट्टो। एक बार फिर भारत पाकिस्तान के रिश्तों में गर्मजोशी देखने को मिलती है। कहा जाता है उस दौरान बेनजीर भुट्टो सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों की एक सूची राजीव गांधी को सौंप दी थी और बदले में राजीव गांधी भी इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पाकिस्तान की यात्रा करते हैं। पर यह दोस्ती पाकिस्तानी मुल्लाओं और ISI को रास नहीं आई और साल 1988 में प्रधानमंत्री बनी भुट्टो को 90 में ही पद से हटा दिया। इसके बाद पाकिस्तान की सत्ता की चाबी मिलती है नवाज शरीफ को, लेकिन वो भी जब जब भारत की तरफ दौड़ा पद से हटा दिया गया। फिर बेनजीर प्रधानमंत्री बनी, भारत से दोस्ती की बात हुई, उसे फिर हटा दिया गया। ऐसा होते होते फरवरी 1997 में एक बार फिर नवाज सत्ता संभाल कर आगे बढ़ता है और उनके इस कार्यकाल में भारत से दोस्ती को हिमालय से ऊंचा ले जाने की बात होने लगती है। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लाहौर में बस यात्रा करते हैं, लेकिन इस दोस्ती से खपा सेना और आतंकी एक बार फिर कारगिल वार दोहरा देते हैं। नवाज को सत्ता से उठाकर फेंक दिया जाता है और पाकिस्तान सैनिक तानाशाह जनरल परवेज मुशर्रफ के अधीन चला जाता है। पाकिस्तान का भारत से दुश्मनी का दौर फिर शुरू होता है, यहाँ तक कि भारत में संसद पर आतंकी हमला तक होता है, जिसके बाद भारत की फौज का सीमा पर जमावड़ा होता देख अटल जी को सैल्यूट तक से मना कर देने वाला मुशर्रफ भारत में हुए सार्क सम्मेलन में शामिल ही नहीं होता, बल्कि सीज फायर जैसे समझौतों की गारंटी भी देता है। रिश्तों में फिर गर्माहट बढ़ती है और नतीजा मुशर्रफ से पहले वर्दी और फिर सत्ता और इसके बाद मुशर्रफ को भी पाकिस्तान से भागना पड़ता है। पाकिस्तान में फिर से लोकतंत्र बहाल होता है, या कहो जमहूरियत चैन की सांस लेती है और फिर चुनाव जीतकर आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान की सत्ता संभालते हैं। कहा जाता है इस दौर में दोनों सरकारें
कश्मीर समस्या पर आगे बढ़ ही रही होती है कि पूरे विश्व को हिला देने वाली 26/11 की दर्दनाक घटना को पाकिस्तान अंजाम दे देता है। रिश्तों में पिघलती बर्फ फिर दुश्मनी में जम जाती है। अपनी पत्नी बेनजीर और ससुर जुल्फिकार का इतिहास पढ़ चुका जरदारी इसके बाद दोस्ती से पीछे हट जाता है, जैसे तैसे अपना कार्यकाल पूरा करता है। इसके बाद एक बार फिर नवाज शरीफ को सत्ता नसीब होती है और इधर अपने प्रचंड बहुमत से मोदी जी सत्ता में आ जाते हैं। मोदी जी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज को बुलावा भेजा जाता है, जिसके बाद आम और साड़ी आदि उपहारों का दौर भी चलता है। कभी रूस के उफा में दोनों मिलते हैं तो कभी अफगानिस्तान से लौटते हुए मोदी जी पाकिस्तान में नवाज के घर पहुंच जाते हैं। इससे हताश सेना और आतंकी पठानकोट एयरबेस पर हमले को अंजाम दे देते हैं और पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और मजहबी मुल्लाओं के द्वारा नारे लगने शुरू हो जाते हैं कि जो मोदी का यार है वो गद्दार है, गद्दार है। नतीजा बताने की वैसे तो जरूरत नहीं, पर नवाज शरीफ को पद से हटा दिया जाता है और जान बचाने के लिए नवाज शरीफ को लंदन में शरण लेनी पड़ती है और इधर कुछ समय के लिए शाहिद अब्बास खक्कानी नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लेते हैं। पाकिस्तान में फिर से चुनाव होते हैं। इमरान खान सत्ता की कुर्सी संभालता है, किंतु पिछला ट्रैक रिकॉर्ड को या इतिहास पढ़ चुका इमरान खान भारत से खुलकर दोस्ती की बात नहीं करता। किंतु जैसे इमरान खान थोड़ा सा दोस्ती के लिए आगे बढ़ता है तो एक बार फिर वही होता है और इमरान खान की सरकार भी धड़ाम हो जाती है और जोड़ तोड़ करके शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन जाता है। अब एक बार फिर से सवाल वही आता है कि आज शहबाज शरीफ चाहकर भी दोस्ती की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने मुल्क का इतिहास जानता है, अपने भाई नवाज शरीफ की दुर्गति जानता है और सवाल रह जाता है कि शहबाज बर्बाद होता पाकिस्तान देख लेगा, किंतु भारत से दोस्ती करके खुद को बर्बाद होता नहीं देख सकता।